नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई चुनाव ही नहीं होता जो बिन तनाव के हो जाए। हर पार्टी की भूमिका अहम होती है। एमएलसी चुनाव को ही ले लीजिए, 12 सीटों पर चुनाव होना है। 10 बीजेपी सहयोगियों के दम पर आसानी से जीत जाएगी, तो एक पर समाजवादी पार्टी की जीत भी पक्की है। लेकिन 12वीं सीट का क्या होगा, इस पर संशय बना हुआ है। और मजे की बात तो यह कि कांग्रेस और बीएसपी की तरफ से बीजेपी और सपा की नजरें दोनों पार्टियों पर है। नजरें किसकी मिलेंगी यह कहना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन एक बात पक्की है कि मायावती राज्यसभा चुनाव के बाद से आग बबूला है। तो क्या खेल समाजवादी पार्टी का बिगड़ेगा या फिर अखिलेश का नंबर गेम जीतेगा? उधर बीजेपी के खेमे की खबर भी आपको देंगे। मेहमानों का परिचय कराएं, चर्चा शुरू करें, उससे पहले रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में एमएलसी की 12 सीटों को लेकर जोर आजमाइश का दौर शुरू हो चुका है। चुनाव तब दिलचस्प हो गया जब समाजवादी पार्टी ने 2 उम्मीदवार मैदान में उतार दिए। पार्टी ने राजेंद्र चौधरी और अहमद हसन को उम्मीदवार बनाया है, लेकिन समीकरण 2 सीटों की जीत के नहीं बन रहे हैं। संख्या बल के मुताबिक समाजवादी पार्टी के पास 49 विधायक हैं। एक सीट के लिए 32 वोट चाहिए होते हैं। दूसरी सीट के लिए समाजवादी पार्टी के पास 16 वोट बचेंगे। जीत के लिए दूसरे दलों का सहयोग पार्टी को जरूरी रहेगा। हालांकि आंकड़ों से तर समाजवादी पार्टी जीत का दावा कर रही है। समीकरण तो संख्या है। विधान परिषद चुनाव में संख्या के बल पे चुनाव जीते जाते हैं और संख्या के इंतजाम हम लोगों के पास है। जब राज्यसभा का चुनाव हुआ तब भी आपने देखा था कि इंतजाम हम लोगों ने कर लिया था और कुछ छुपा के नहीं किया था। चेहरे भी दिखा दिए थे किसका इंतजाम किया है। साजिश करके हमको हराया गया और भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का जो गठजोड़ था वो उस चुनाव में खुल करके सामने आ गया था। इस बार हम लोग सावधान हैं और इस गठजोड़ को कामयाब नहीं होने देंगे। समाजवादी पार्टी ने तो दावा कर दिया है, लेकिन बीजेपी ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। बीजेपी 10 सीट तो आसानी से सहयोगी अपना दल के दम पर जीत जाएगी, लेकिन 11वीं सीट के लिए बीजेपी को भी हाथ पैर मारने पड़ेंगे। देखिए, ये तो समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्रीमान अखिलेश यादव जी, इसका उत्तर तो वही दे सकते हैं कि आखिर उनकी वोटों की गणित क्या है। ये बात सही है कि जितना उनके पास विधायक हैं उसके हिसाब से केवल 1 सीट उनकी निकलती है। कुछ सरप्लस वोट उनके पास होंगे, बहुत थोड़े, लेकिन वो दूसरे कैंडिडेट को जीतने के लिए नाकाफी होंगे। अब एमएलसी चुनाव के इस खेल में 2 पार्टियां इन चुनावों में किंग मेकर बन सकती हैं, कांग्रेस और बीएसपी। बीएसपी के 18 सदस्यों में से 5 ने बीते नवंबर को हुए राज्यसभा चुनाव के दौरान पार्टी से बगावत कर दी थी। पार्टी ने बागी नेताओं को कारण बताओ नोटिस भी जारी कर रखा है, जबकि रामवीर उपाध्याय को पार्टी ने सदस्यता से निलंबित कर दिया है। इस लिहाज से पार्टी सदस्यों की संख्या 10 के करीब मानी जा रही है। वहीं कांग्रेस के 7 विधायकों में से 2 बागी तेवर अपनाए हुए हैं, जिसके चलते 5 ही विधायक पार्टी के साथ हैं। तो सवाल ये कि ये विधायक कहां जाएंगे? कांग्रेस तो बात करने की सलाह दे रही है, लेकिन मायावती बीजेपी के साथ जाती हुई नजर आ रही हैं। कि श्री अखिलेश यादव जी को कांग्रेस अपना कैंडिडेट उतारने के पहले दूसरा एक कैंडिडेट उनका बहुत आसानी से चुनाव जीत जाएगा। दूसरी सीट के लिए उन्हें बसपा और कांग्रेस पार्टी के दोनों पार्टियों के विधायकों की जरूरत होगी। तो निर्भर इस पर करेगा कि नामांकन के पहले क्या वो बसपा और कांग्रेस से बात करते हैं। अगर बात करते हैं और लोग सहमति प्रदान करते हैं तो निश्चित तौर पर सपा चुनाव जीत सकती है। अब 2022 के चुनाव से पहले ये 1 सीट बहुत अहम मानी जाती है। इसको जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर हर पार्टी को लगाना पड़ेगा। इस बीच गुजरात कैडर के सीनियर आईएएस अधिकारी एके शर्मा के वीआरएस लेने के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में नई चर्चा शुरू हो गई है। माना यह जा रहा है कि एके शर्मा को योगी सरकार में नई जिम्मेदारी दी जा सकती है। वो विधान परिषद के सदस्य बनाए जा सकते हैं। इन सब के बीच अभी खेल कौन सा खेमा जीतेगा ये कहना मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और सीधे रुख करेंगे मेहमानों का। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, अशोक पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। इरफान सोलंकी हमारे साथ जुड़ गए हैं, विधायक हैं समाजवादी पार्टी के। और दीपक सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, एमएलसी हैं कांग्रेस के।
और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के रूप में के विक्रम राव साहब भी जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है यूपी मांगे उत्तर में। सबसे पहले मैं इरफान सोलंकी जी आपके पास आ रहा हूं। कांग्रेस कह रही है कि आपने उम्मीदवार तो उतार दिए लेकिन पूछा नहीं, और आप कह रहे हैं कि हम जबड़े से जीत खींच कर ले आएंगे। कैसे ले आएंगे? देखिए, आपको मेरी आवाज आ रही मेरे भाई? जी जी जी। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं, आपका धन्यवाद कि आपने इतनी महत्वपूर्ण डिबेट में आपने मुझे हिस्सेदार बनाया और मेरी बात रखने का मौका दिया आपने। देखिए, जहाँ चाह होती वहीं राह होती है। हर मुश्किल हर राह इतनी आसान नहीं होती, उस पर चलने से ही मंजिल मिलती है। और रास्ता जो मंजिल की तरफ ना जाए उसको रास्ता नहीं कहा जाता। हमें मालूम है इंशाअल्लाह रहमान हम जीतेंगे, और इसीलिए हमने अपना उम्मीदवार उतारा है। हर चीज़ समय पर तय होगी, कांग्रेस हो या बीएसपी हो, क्योंकि उनके पास इस समय कुछ कहने के लिए नहीं है। हमारे पास कहने के लिए भी है और कुछ कर दिखाने की भी जज्बा है हमारे अंदर। अल्लाह ने चाहा हम दोनों उम्मीदवार को जिताएंगे और आप उस चीज़ के गवाह भी बनेंगे। इंशाअल्लाह रहमान मेरे दोनों उम्मीदवार जीतेंगे। इरफान जी, इसके पहले राज्यसभा चुनावों के दौरान भी आपसे मेरी चर्चा हुई और उस दौरान भी ये कहा जा रहा था कि समीकरण बहुत हद तक बैठ जाएंगे, लेकिन चुनाव आते आते थोड़ा सा एक डेंट पड़ा। क्या ये उम्मीद नहीं की जा रही है इस बार कि अगर आप कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अगर पहले बीएसपी को बता दे तो थोड़ी सी स्थिति क्लियर हो जाएगी? कांग्रेस कह रही है हमसे क्यों नहीं पूछा जा रहा है पहले? भाई क्योंकि 18 तारीख है आखिरी। पिछली बार जो आप राज्यसभा के लिए कह रहे हैं मेरे भाई, तो उस दिन हमने आखिरी ही दिन नॉमिनेशन कराया था और थोड़ी सी पर्चा भरने में भूल चूक हो गई, जिसकी वजह से हमारा उम्मीदवार का पर्चा रद्द हो गया था। पर्चा रद्द होने की वजह से क्योंकि चुनाव नहीं हो पाया, इसलिए वो जब हम मैदानी में नहीं उतरे तो हार जीत का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। दूसरी बात, 18 तारीख है आखिरी। आज 18 तारीख है आखिरी, मतलब नॉमिनेशन करने की, तो अभी काफ़ी दिन है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने हर चीज़ सोच समझ के करी है। हो सकता है कुछ लोग ऐसे हो जिनको नहीं मालूम है कि हमारी बात हो रही है या नहीं हो रही है, क्योंकि आपने जो भी लोगों को बताया है या जो भी लोग मैंने आपके चैनल में देखे हैं, वो लोग हो सकता है बहुत मजबूत अपनी अपनी पार्टी के खंबे हों, या हो सकता ना हो। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो हमें बताएंगे वही मुझे मालूम रहेगा। हर बात हो सकता है वो भी ना हमें बताते हो, या हो सकता है हमारी भी जानकारी में ना हो। तो वो काफ़ी समझदार हैं, प्रदेश के मुखिया भी रह चुके हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी है, तो उनकी हर कदम बहुत सोच समझ के उन्होंने रखा है। और इंशाअल्लाह रहमान जो मुझे यकीन है कि जीत हमारी होगी। ठीक है, आपको यकीन है कि आपको जीत मिलेगी, लेकिन बीजेपी तैयार बैठी हुई है और खबरें अशोक पांडे जी आ रही है कि आप विधान परिषद भेज सकते हैं। जो गुजरात कैडर के अधिकारी हाल ही में उन्होंने रिटायरमेंट लिया है। अशोक जी, आपकी तैयारी है 11वीं सीट को जीतने की? देखिए, एक मूल बात यह है कि पहली बात तो हम तो सामान्य कार्यकर्ता को टिकट देते हैं और दलों में तो टिकट बिकने की स्थिति आ जाती है। किसे लड़ाते हैं, कौन बाजार लड़ता है, किसी को नहीं पता कार्यकर्ताओं को। हम तो सामान्य कार्यकर्ता को टिकट देते हैं। रही चुनाव लड़ने की बात, तो हम तो उस पार्टी के नैतिक लोग हैं कि एक एमपी कम हो गया, अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री छोड़ दिया, लेकिन हमने खरीद फरोख्त खुला खेल फर्रुखाबादी नहीं किया। हम तो उस दल के लोग हैं। हम तो अपनी सीट पे 10 सीट पे लड़ने की बात हो रही है और निश्चित तौर पे हम लड़ेंगे। 11वीं सीट की जहां तक बात है वो हमारी पार्टी को तय करना है। रही आपने शर्मा जी की बात की, तो कोई भी किसी भी दल में जाने को किसी को भी किसी दल की संस्था कोई ले सकता है। और एमएलसी की सीट की जहां तक बात है तो वो तो हमारी पार्टी तय करेगी कौन एमएलसी का प्रत्याशी बनेगा। बिल्कुल सर, आपने अटल बिहारी जी का जिक्र किया, लेकिन आप उस राज्यसभा चुनाव का भी जिक्र करिए गुजरात में, जब एक सीट को लेकर कितने पेच फंसे, कांग्रेस को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, वहां पर आपकी सीट नहीं बन पाई। मध्य प्रदेश में भी राज्यसभा को लेकर ऐसी स्थिति बनी, और अब एमएलसी चुनाव में भी क्या ये मानकर चलें कि बीजेपी एक सीट के लिए जाएगी? 10 तो आप जीत रहे हैं, उसमें तो कोई संशय नहीं। देखिए, मूल बात यह है कि 11वीं सीट पे हर आदमी प्रयास करता है और भारतीय जनता पार्टी
तय करेगी कि उम्मीदवार लड़े, ये अलग बात है। और अगर लड़ेगा तो जीत की कोशिश भी हम करेंगे, लेकिन हम खुला खेल फर्रुखाबादी वाले नहीं है कि पैसे से खरीदा जाए, विधायक खरीदा जाए। हमारे पास टिकाऊ एमएलए हैं और आने मैंने कहा ही नहीं अशोक जी, आपने ही ये सोचा, टिकाऊ और बिकाऊ के बीच में होने वाला है। आपने ये सोचा कि आपने ही ये सोचा कि आप खरीदेंगे। मैंने तो कहा ही नहीं आप खरीदिए, क्योंकि आपसे राज्यसभा चुनाव में जब अखिलेश यादव जी ने अभी कहा था, हाँ, अभी अखिलेश जी ने कहा कि हम बड़े दलों से बात करेंगे ही नहीं, हम तो छोटे दलों को मिला के चलने वाले लोग हैं। अभी जिस तरह की भाषा हमारे तो सपा के सबसे बड़े तो आप ही हैं सर, उसके बाद समाजवादी पार्टी, बाकी तो सारे छोटे दल ही हैं यहाँ पर। हाँ, निश्चित तौर पे मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी हर संभव प्रयास करेगी कि उसकी, ठीक है, हर संभव प्रयास करेगी, लेकिन पत्ते नहीं खोलेगी। दीपक सिंह साहब, सीधा सवाल है, कहां जाएंगे आपके विधायक? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने विधान परिषद के चुनावों में पिछले 3 बार समाजवादी पार्टी की मदद की है और 1 बार बसपा की मदद की है। लेकिन सवाल इस बात का पैदा होता है, इस प्रदेश की स्थितियां और परिस्थितियां कैसी होती हैं, उन पार्टियों के संस्कार और अहंकार कैसे हैं आज की तारीख में। कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को रोकना चाहती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के लिए भारतीय जनता पार्टी खतरनाक है। और भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथी अभी कह रहे थे कि हम खुला खेल फर्रुखाबादी नहीं खेलेंगे। दूसरा, आपके चैनल से बातें निकल कर आई कि कोई गुजरात कैडर के अधिकारी हैं जिन्हें सदन भेजना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। तो गुजरात कैडर से बड़ा डर भी लगता है, क्योंकि इस चुनाव में गुजरात कैडर के लोगों को देखा गया है चुनाव में कैसे खेल खेलते हो। देश के इतिहास में पहली बार देखा है कि भारतीय जनता पार्टी की गुजराती सरकार के डर से, गुजरात के माननीय गृह मंत्री, माननीय प्रधानमंत्री के डर से प्रदेश की चुनी सरकारें अपने विधायक को रिजॉर्ट में, होटल में छुपाते हुए घूमती हैं। एक भी लोकतंत्र के काला धब्बा था। आपने देखा तो आपके यहाँ भी तो इतिहास ठीक नहीं है दीपक जी, इतिहास तो आपका भी ठीक नहीं है इस मामले में। आपने भी चुनी हुई सरकारों को हटा दिया है, आपने भी चुनी हुई सरकारों को हटाया है। लोग हैं। एक सेकंड अशोक जी, चर्चा करना है, इतिहास पे चर्चा कर सकते हैं, किसका इतिहास कैसा है। हाँ, कर लीजिए सर चर्चा। आपने चुनी हुई लेफ्ट की सरकार को नहीं हटाया। मैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों की बात ही नहीं कर रहा, चुनी हुई लेफ्ट की सरकार को कांग्रेस पार्टी ने हटाया कि नहीं हटाया, बताइए आप। बिल्कुल हटाया, उसके अलावा भाजपा सरकार को बर्खास्त किया है। भाजपा तो फिर सर आपने और उनमें अंतर क्या रहा दीपक जी? जब प्रदेश कंट्रोल नहीं होगा, सरकारें करने तो दीजिए सर, करने तो दीजिए, वो आप तय थोड़ी करेंगे सर। अगर आपके पास कोई भी ऐसी शिकायत पहुंचती है, उस जमाने में भी अगर पहुंची थी, तो आपके पास और भी रास्ते थे, लेकिन तुरंत ही उस एक धारा का दुरुपयोग करना, ये तो सर इतिहास में आपके यहाँ भी वही हो रहा है। और जैसी डर की बात कर रहे हैं, वो डर आज भी है। आप जस्टिफाई कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों के डर से, गृह मंत्री के डर से पार्टियां अपने विधायक को छुपाती घूमे, जस्टिफाई कर रहे हैं चीजों को। मैं तो आपकी भी चीज जस्टिफाई नहीं कर रहा ना, आज की कर रहा हूं। मैं तो वही बोल रहा हूं कि जो काम आपने किया वो ही काम आज चल रहा है, तो उसमें अंतर क्या रहा? आपने काम नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने, सुन लीजिए, कांग्रेस पार्टी ने इमरजेंसी उस समय लगी थी तो इमरजेंसी ऐलान हुआ था। आज किसी में बूता नहीं है कि सरकार के खिलाफ कुछ बोले, जेल न जाना पड़े। हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार हुआ। दीपक जी इतिहास के पन्नों को पलटेंगे तो बड़ी दूर जाना पड़ेगा आपको। पहली बार हुआ सर आप दीपक जी आप खुद जानते हैं, अगर नहीं जानते तो मैं बता देता हूं। जब सरकारें बनी देश में, तो नेता विपक्ष नहीं था। कांग्रेस आज लोकतंत्र की दुहाई दे रही है, तब नेता विपक्ष तक नहीं था इस देश में, था कि नहीं था? आप बताइए, कितने सालों बाद नेता विपक्ष मिला है, बताइए आप। देखिए, ऐसा है, हम चर्चा करने किसी दिन जी न्यूज को चाहिए एक डिबेट रख ले। अतीत में कांग्रेस ने क्या गलतियां की, कांग्रेस ने देश के लिए क्या क्या नुकसान, क्या क्या फायदे किए, भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र को कैसे, गुलदस्ते को कैसे यूज किया, लोकतंत्र की हत्याएं देश के गृह मंत्री की तरफ से कांग्रेस। सर चर्चा करने की जरूरत ही नहीं है, मैं तो चर्चा वही कर रहा हूं पार्टी जो इतिहास में लिखा हुआ है। आप कांग्रेस मानता हूं ना। हाँ, कहिए दीपक जी अपनी बात।
नहीं, अगर आप कह देंगे तो कह दूंगा, क्योंकि भारतीय प्रवक्ताओं को तकलीफ नहीं हुई। मैं पहले कंफ्यूज हो गया कि मैं जवाब किसका दे रहा हूं, एंकर का या भाजपा के प्रवक्ता का। वही ना सर, वो विक्टिम आप कितना भी प्ले कर लेंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर मुझे, क्योंकि मैं सर इतिहास पढ़ के आया हूं और मैं इतिहास पर बहस कर रहा हूं। अब आप उससे भागने की कोशिश करें तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। क्या आप इस बात को इनकार करते हैं कि मौजूदा सरकार के गृह मंत्री के डर से लोग अपने विधायक, आप इस बात को इनकार करते हैं कि आप नेता विपक्ष नहीं रखते थे जब सरकारें थी आपकी, जब देश आजाद हुआ था उसके कई सालों तक आपने नेता विपक्ष नहीं रखा, तो फिर विक्टिम प्ले क्यों कर रहे हैं आप? क्या आज कांग्रेस पार्टी का नेता विपक्ष है? आप पढ़ के आते तो मैं वही कह रहा हूं ना सर, अगर आज आप उस चीज की दुहाई दे रहे हैं तो तब क्या था? नहीं, आपने भी वही किया ना सर, आपने भी वही किया। तो आज में और उस समय में अंतर कुछ नहीं है, आप में और भाजपा में कोई अंतर नहीं है। मैं यही बता रहा हूं, मैं यही बता रहा हूं सर कि आप में और भाजपा में कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है। तो दुहाई देना बंद कर दीजिए, क्योंकि दुरुपयोग कई सारी ऐसी धाराएं हैं जिसका आपने भी किया, भारतीय जनता पार्टी ने भी किया। जिसके पास पावर है वो उसका दुरुपयोग करता है, और मुझे इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं है। बता दिया, दुरुपयोग नंबर 2 बताइए आप ही बता दीजिए। लेफ्ट की सरकार को आपने नहीं हटाया, बताइए हटाया कि नहीं हटाया? चुनी हुई जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार को आपने हटाया, चुनी हुई सरकार को आपने हटाया, बताइए नहीं हटाया क्या? हमने कहा आप तो लेफ्ट की बता रहे हैं, हमने 3 भाजपा सरकारों को बर्खास्त कांग्रेस पार्टी हाँ, ने किया था। तो कहिए, वही तो मैं कह रहा हूं सर, आपने जो किया और अब आप दुहाई दे रहे हैं कि अब आज डर है, उस समय भी डर था ना, मैं वही तो कह रहा हूं। सीधी बात, लेकिन कभी कांग्रेस पार्टी के रक्षा करने वाले मंत्री से गृह की मंत्री करने से कभी विधायक नहीं छुपाने पड़े, रिजॉर्ट लेके नहीं जाना पड़ा किसी पक्षी पार्टी को। अगर आप तो बड़े पढ़े लिखे आदमी, बताइए कोई उदाहरण सामने हो आपके, तो ठीक है कोई उदाहरण हो। ठीक है, आपको लग रहा है कि डर है तो मैं उस पर ले लूंगा अशोक जी से, लेकिन उस समय यह कह देना कि अशोक जी कुछ कहना चाह रहे हैं। अशोक जी आप कहें, एक सेकंड। अशोक जी क्या कहेंगे? जिस तरह से उत्तर प्रदेश में पिछले चुनाव में पर्चे खारिज हुए थे, लोकतांत्रिक था क्या? वो लोकतांत्रिक था? अरे साहब, जो तो कोर्ट जाइए ना। देश में जो पार्टी आपातकाल लगाई हो वो लोकतंत्र की बात करती है। तो ट्राई नहीं होने लगते इसका इनके प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव एमपी खरीद में जेल जाते जाते बचे थे। आज लोकतंत्र के सरकार में सांसदों की खरीद हुई थी, जो मामला प्रकाश में आया था। ये लोग नेता नहीं बचे हैं, करनी और कथनी में दोनों अंतर है कांग्रेस पार्टी के। लोग नहीं बचे हैं। ठीक है, एक सेकंड अशोक जी और दीपक जी, ब्रेक पर जाने से पहले के विक्रम राव साहब का एक कमेंट ले लेता हूं इसी पर, क्योंकि इतिहास के पन्नों में लोकतंत्र की बड़ी दुहाई दी जाती है। के विक्रम राव साहब, आप तो लंबे समय से पत्रकारिता में हैं, दुहाई ये दी जाती है कि आज लोकतंत्र नहीं है, आज ऐसा हो रहा है, लेकिन पुराने दौर में भी वैसा होता रहा। खैर, एमएलसी चुनाव को लेकर समीकरण आपने जान लिए, क्या लगता है सर कौन किसके साथ जा सकता है? देखिए, अगर रिकॉर्ड देखें तो बहुजन समाज पार्टी की तो चली गई थी भारतीय जनता पार्टी के साथ पिछली बार, उसका वो कैंडिडेट जीत गए थे, और महज इसलिए कि समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट का नॉमिनेशन रिजेक्ट कर दिया गया था। जिस ढंग से राजनीति चली अच्छी नहीं थी। मैं ये कहना चाहता हूँ शर्मा जी का, एक बार मेरे स्पष्ट तौर पर, ये एमएलसी का चुनाव एक ऐतिहासिक मौका, ऐतिहासिक अवसर था गैर भाजपाई पार्टियों के लिए। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर इस बार ये लोग आपस मिलके अखिलेश यादव या सब एक मीटिंग बुला के ऑपोजिशन पार्टी से डिस्कस करके तय करते कि हमें 12वीं सीट किसी प्रकार भी भारतीय जनता पार्टी को नहीं जाने देना चाहिए, तभी ऑपोजिशन मजबूत होगा। और फिर वो लगड़े लोला ऑपोजिशन अगले साल क्या मुकाबला करेंगे भारतीय जनता पार्टी से ये लोग? अभी एक सीट के लिए सहमत नहीं हो सकते, तो सत्ता के सहमत कैसे होंगे अगले साल ये लोग? तो ये एक मौका था जो फिर लोग गंवा रहे हैं। और मुझे अपेक्षा ये थी कि समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष यादव जरूर इस लाभ उठाते, कोशिश करके एक मिल गया समाजवादी पार्टी को पर्याप्त है, 12वीं सीट भारतीय जनता पार्टी से छीनेंगे और ऑपोजिशन को देंगे। ये संभव था, ये कर सकते थे, लेकिन फिर वही लालच कि दोनों सीटें, क्या हालत, किसको चुनेंगे? अहमद हसन का स्टेटर है, ऑपोजिशन लीडर है, उनकी हार कितनी बड़ा नुकसान होगा। और राजेंद्र चौधरी एक बहुत इंपॉर्टेंट नंबर 2 है इस वक्त सरकार में, इस वक्त समाजवादी पार्टी में। दोनों महत्वपूर्ण उम्मीदवार है, दोनों में से एक की भी हार बड़ी दुखद होगी उनके मित्रों के लिए और समाजवादी पार्टी के लिए। ये ऐसा दाव क्यों चला? दोनों खड़ा कर दिया और तय है कि एक हारेगा।
अगर थोड़ी भी स्टेट्समैनशिप, विवेकशीलता या दूरदर्शिता होती तो समाजवादी पार्टी बाकी पार्टियों से बात करके 12वीं सीट पे आम सहमति से खड़ा करती और भारतीय जनता पार्टी को हरा सकती थी। उससे अगले साल होने वाले चुनाव में शर्मा जी इन लोगों को ताकत मिलती, विश्वास बनता और थोड़ी उम्मीद बनती कि हाँ अगले साल ये लोग फिर एक होके उसी को रिपीट करेंगे। ठीक है, मैं इरफान सोलंकी जी से इस पर एक जवाब चाहता हूं। सोलंकी जी, अगर इसलिए यूज कर रहा हूं, मैं इस्तेमाल कर रहा हूं अगर शब्द का, अगर आप 2 सीट नहीं जीत पाते हैं तो क्या यह पार्टी के लिए दिक्कत हो जाएगी, किरकिरी होगी इससे? जी देखिए भाई, हार जीत चुनाव का एक हिस्सा है। क्रिकेट मैदान में 2 टीमें उतरती हैं, एक जीतती है एक हारती, तो उसके डर के मारे क्या मैच नहीं खेले जाते, क्या चुनाव नहीं लड़ा जाता? और बड़े बड़े दिग्गज चुनाव हारते हैं, बड़े बड़े ऐसे लोग चुनाव जीत जाते हैं जो कभी चुनाव की राजनीति की राह नहीं मालूम होगा। तो भाई ये चुनाव जो है अपनी अपनी गणित और अपनी अपनी अक्लमंदी का सबूत देने वाले लोगों का होता है। जिस तरह से अभी आप कांग्रेस के एमएलसी साहब से बात कर रहे थे, तो आप पढ़ लिख के आए थे, उनके पास जो ज्ञान था, आप दोनों ने आपस में बात करी, उसमें किसी की हार किसी की जीत ये कोई नहीं इशू है। पर हम मैदान में ना उतरे, मैंने जैसे अपनी बात शुरू में कही थी, वो रास्ता जो मंजिल पे ना पहुंचे उसको रास्ता नहीं कहा जाता। अगर हम पहले ही विद्रोह कर लेंगे तो हम आगे कैसे लड़ेंगे? मेरे भाई, हमें यकीन है, क्योंकि मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, अखिलेश यादव जी पूर्व सीएम और हमारी पार्टी के मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनके पास पूरे गणित है और ये हो सकता है कि उनके पास ऐसे ऐसे लोग हो जिनके दम पे इंशाअल्लाह रहमान हम हमारी दूसरी सीट जीतेंगे जीतेंगे जीतेंगे। बिल्कुल, ये जो गणित का आप जिक्र कर रहे हैं, इसी गणित को लेकर एक अशोक जी से भी सवाल करूंगा और आपसे भी मैं पूछने की कोशिश करूंगा, हालांकि आप बताएंगे नहीं, लेकिन आधे घंटे आपसे बार बार मैं पूछूंगा कि गणित है क्या। एक छोटा सा ब्रेक में अशोक पांडे जी, इरफान सोलंकी जी तो अभी भी कह रहे हैं, उन्होंने तो यह भी दावा किया है कि जब वक्त आएगा जब बता देंगे आंकड़े क्या हैं। वो तो बोल रहे हैं हम जीतेंगे। आप बताइए आपका क्या गेम प्लान है? देखिए, हर आदमी को सही है कि लोकतंत्र में जीत हार तो लगी रहती है, और रही सपा किरकिरी तो हर कदम पे आजकल अखिलेश जी की किरकिरी हो रही है, चाहे वैक्सीन का सवाल हो चाहे कोई भी सवाल हो। आप हराएंगे उनके उम्मीदवार को? पार्टी की किरकिरी हो रही है। आप हराएंगे उनके उम्मीदवार को? किरकिरी नई बात नहीं है, नहीं, ये अलग बात है। मैं यही तो पूछ रहा हूं, आप उनके उम्मीदवार को हराएंगे? लोकतांत्रिक चुनाव को, एमएलसी के चुनाव को लड़ेंगे हम, सौदेबाजी करके नहीं, हम अंतरात्मा के आवाज पर हमारा प्रत्याशी नहीं। आपसे तो मायावती ने पहले ही दावा करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन सौदेबाजी से नहीं। तो कैसे जीतेंगे? सौदेबाजी से नहीं, खुला खेत फलुखाबाजी से नहीं। कैसे जीतेंगे? धन बल पे नहीं, हम तो जन बल की पार्टी है, इसलिए हम अंतरात्मा। अशोक जी, आप कैसे जीतेंगे? आप मुझे बताइए ना सर। अंतरात्मा की आवाज पर समाजवादी पार्टी कह रही है कि हम छोटी पार्टियों के साथ जाएंगे। अंतरात्मा की आवाज पर हम छोटी पार्टियों के साथ जाएंगे। देखिए, आप किसके साथ जाएंगे? सुभाष आपके साथ है नहीं। जिस तरह की भाषा एक कांग्रेस और बसपा के बारे में बोल रहे हैं, जिस तरह की भाषा बसपा और कांग्रेस के बारे में अभी बोल रहे हैं सपा के साथी, क्या इनके साथ वो लोग जाएंगे? दीपक जी बताइए, किसके साथ जाएंगे आप? दूसरे का छोड़िए, अपना बताइए। कुछ इल्म नहीं है, मैंने किसी के लिए कुछ कहा नहीं है। अशोक जी बताइए, वो तो कह रहे हैं आप अपना तो बताइए, हम तो हमारा बता ही देंगे, हमारे पास तो गेम है, हमारे पास तो मेरा तो विनिंग कार्ड है। देखिए, मेरा तो ये मानना है कि हम देखिए, हम तो लोकतांत्रिक ढंग से इस लोकतंत्र के सर, मैंने कहा आप अलोकतांत्रिक ढंग से जाइए। मैं आपसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया के रहते हुए ही पूछ रहा हूं कि आप अंतरात्मा की आवाज पर विधायकों का वोट लेंगे। आपकी 11वीं सीट पर जीत आप कैसे हासिल करेंगे? मेरा भी तो यही कहना है। क्या आप उतारेंगे उम्मीदवार? ये साफ कर दीजिए। वही तो मैं कह रहा हूं जी, अभी हमारी पार्टी जो भी तय करेगी, अलग बात है, किसी भी लोकतांत्रिक चुनाव को लोकतांत्रिक ढंग से लड़के हम जीतेंगे। अभी पार्टी तय करेगी आपकी, अभी तक तय नहीं हुआ है? निश्चित तौर पे तय करेगी तो हम जीतेंगे। अगर तय हो गया तो आप जीतेंगे।
समाजवादी पार्टी कह रही है वो जीतेगी। अब आप दोनों में से किसी ना किसी का दावा तो खारिज होगा, ये बात तो तय है। अब खारिज करने के लिए सबसे ज्यादा पॉइंट जो हैं वो कांग्रेस और बीएसपी के खाते में जाते हैं। अब वो अपने पॉइंट किस किस को देंगे, यही सबसे ज्यादा देखने वाली बात होगी। दीपक जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? दीपक जी से मैं सवाल करूं उससे पहले के विक्रम राव साहब आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि दावा तो सर दोनों तरफ से किया जा रहा है, लेकिन यह कहा जा रहा है कि हम खुला खेल फर्रुखाबादी नहीं खेलेंगे। आवाज कट गई। दोनों तरफ से सर दावा किया जा रहा है और दोनों ये कह रहे हैं कि हम जीतेंगे, लेकिन बीजेपी कह रही है खुला खेल फर्रुखाबादी नहीं होगा। चलो ये तो हवाई बातें हैं, अब जमीनी बातें तो करें, कम से कम थोड़ा बहुत स्टडी करके एनालाइज करके ये डिबेट हो रही है, विश्लेषण करें ये कबूल करती बातें क्या है। कितनी वोट, जितनी एमएलए के वोट चाहिए क्या बीजेपी या समाजवादी पार्टी के पास है दूसरी सीट के लिए? कर पाएंगे वो? माने उनका डिफेक्शन हो गए, उनका क्रॉस वोटिंग हो गई, कुछ उनका 2-3 वोट गड़बड़ हो गए, तब उनके बीजेपी के 10 या समाजवादी पार्टी के 2 कितने जीत पाएंगे? डाउन टू अर्थ मुझे याद है राजनारायण जी को हराने के लिए विश्वनाथ प्रताप सिंह तय कर लिया था 1982 में। इंदिरा गांधी का आदेश था कि राजनारायण को हराना है। राजनारायण जी बेचारे हार गए केवल कुछ प्रतिशत वोट से। इतना दुख हुआ कि ऑपोजिशन का प्रतीक, इतना बड़ा नेता, रायबरेली का विजेता हार गया होता। सिर्फ कांग्रेस पार्टी के मैनिपुलेशन से, और ऑपोजिशन पार्टी भिड़ गई, लड़ गई। इस बार वही हालत होगी। मुझे तो दुख हो रहा है कि एक जबरदस्त जाने माने नेता समाजवादी पार्टी के राजेंद्र चौधरी और अहमद भाई, 2 में से चॉइस आ गई है, कौन एक होगा कौन दूसरा नहीं हो पाएगा। तो तय है कि 1.5 सीटें एसपी जीत सकती समाजवादी पार्टी, तो किसके लिए वोट डलवाएगी? अहमद हसन अल्पसंख्यकों के प्रतीक है, मंत्री रहे हैं, इमरजेंसी में मुलायम सिंह यादव जी को उन्हें रक्षा की थी पुलिस अफसर के नाते। ये सब उनके बारे में सोचना चाहिए। अगर अच्छा काम का विधान परिषद, राजेंद्र चौधरी ने पार्टी को बनाया, तो पार्टी के संकट था उत्तर प्रदेश में, खड़ा कर दिया आपस एक दूसरे के सामने, दोनों आपस में भिड़ंत हो गई, कौन जीतेगा एक सीट के लिए। ये तो अच्छी बात ही है। मेरे ख्याल बहुत ही दूरदर्शिता आईनहीन, बहुत ही नासमझी और बहुत ही बचकानी हरकत भी 2 बड़े नेताओं को आपस में एक दूसरे सामने खड़ा कर दिया है। लेकिन यहाँ सवाल उठता है मैनिपुलेशन। क्या बहुजन समाज पार्टी किसी एक का साथ देगी? पिछली बार बहुजन समाज पार्टी ने धोखा दिया, उम्मीदवार खड़ा कर दिया, बीजेपी से समझौता कर लिया और अपने उम्मीदवार को जिता दिया अलग तरीके से, अनुचित तरीके से जिताया। तो अगर यही बहुजन समाज पार्टी इस बार करती है तो कौन जीत पाएगा? किसको फायदा होगा? मेरे ख्याल से अभी भी मौका है, 6 दिन बाकी है। सारी पार्टियों को बुला के एक नेता को तय करना चाहिए कि हमें अगले साल के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी को हराना है, 11वीं सीट उनको नहीं जीते देना है। तो ये रणनीति होगी। अगर ये होता है तब तो इनका अस्तित्व बचता है, बोला चुनाव में किस आधार से जाएंगे प्रचार करने। ये बहुत अहम सवाल है, क्योंकि बहुत सारी छोटी छोटी पार्टियों को साथ लेने की कोशिश की जा रही है। सुबासपा भारतीय जनता पार्टी के साथ है नहीं। दीपक जी हमारे साथ जुड़ गए। दीपक जी, अब बहुत हद तक देखिए, हम भी ये कह रहे हैं लगातार कि आपके पास बॉल है और बहुजन समाज पार्टी के पास है सबसे ज्यादा संख्या, क्योंकि छोटी पार्टियों में आपके पास 7 है। हालांकि 2 बगावती तेवर अख्तियार किए हुए हैं, ये भी खबरें। देखिए, जब से मैं देखता हूं राजनीति को, विधान परिषद हो या राज्यसभा हो, उत्तर प्रदेश में चुनाव कमी हुए हैं। जनरली सभी लोग मिलकर आपस में बैठकर तय करते थे, खरीद फरोख्त, बगावत, ऐसी स्थितियां पार्टी में नहीं बने। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी थोड़ा सा ताकत में आई है, लगातार चुनाव हो रहे हैं। चुनाव के बाद सभी पार्टियों में तोड़फोड़ होती है। मैं तहे दिल से स्वीकार करता हूं कि पार्टियां ताकत के दम पर जो ताकतवर हैं, कभी बसपा ने किया, कभी भारतीय जनता पार्टी पिछले राज्यसभा के चुनाव में गुजरात से कैंडिडेट लेकर आए थे, हार गई थी, हालांकि उन्होंने खरीद फरोख्त किया। पार्टियों में तोड़फोड़ होती है जो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं। अगर कभी किसी और ने किया होगा, उसने भी गलत किया था। अगर आज भारतीय जनता पार्टी कर रही है,
तो मुझे लगता है वो गलत कर रही है। ऐसे चुनाव में एक सीट से ना किसी पार्टी को कुछ बनना है, ना एक सीट से कुछ बिगड़ना है। उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में अभी समाजवादी पार्टी का बहुमत रहेगा इस सरकार के रहने तक। मुझे लगता है एक सीट के लिए लोकतंत्र की रक्षा की बजाय लोकतंत्र के खिलाफ काम किया जाए, तोड़फोड़ कराई जाए, खरीद फरोख्त कराई जाए, उचित नहीं है। जहां तक कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है, कांग्रेस पार्टी का जो स्टैंड पहले रहा है, हालांकि अन्य विपक्षी पार्टियां उत्तर प्रदेश की कभी कांग्रेस के स्टैंड के साथ नहीं होती हैं। बसपा को जब मर्जी होती है भारतीय जनता पार्टी समर्थन ले लेती है, भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे देती है। अन्य पार्टियों की स्थिति लगभग यही रहती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी आपसे अखिलेश यादव ने बात की है। देखिए, मैं कहने जा रहा हूं वही बात, जब कांग्रेस के पास 30 सीटें थी एमएलए की, 30 सीटों पर जब 29 सीटों का चुनाव होना था, तब भी कांग्रेस पार्टी ने अपने कैंडिडेट को छोड़कर बसपा और सपा की मदद की थी। जब मैं चुनाव लड़ा था एमएलसी वाला, उस दौर में किसी पार्टी ने कांग्रेस पार्टी का समर्थन नहीं किया था। लेकिन आज भी कांग्रेस पार्टी अभी किसी फैसले पर नहीं पहुंची है, लेकिन एक फैसला स्पष्ट तौर पर तय है, कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी जो लोकतंत्र की हत्या करती है, सदन के अंदर भी सदन के बाहर भी सरकार को लोकतांत्रिक चलाती है, उसको हराने का काम करेगी। ठीक है, हराने का काम करेगी, यानी इरफान सोलंकी जी की पार्टी के साथ जाएगी। इरफान भाई, आपके पास आ रहा हूं मैं, क्योंकि आप बड़े आश्वस्त नजर आ रहे हैं। मैं पूरी डिबेट में देख रहा हूं आपको, आपका कहना यह है कि हम तो जीतेंगे। अशोक जी के पास तो अभी समीकरण है नहीं, लेकिन वो आप पर यह आरोप लगा रहे हैं कि आप अलोकतांत्रिक तरीके से एक सीट को पाना चाहते हैं। भाई, जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार जो बैठे हैं हम उनका नाम नहीं देख पा रहे हैं, मैं माफी चाहूंगा, के विक्रम राव साहब है हमारे साथ, और उनकी बातें जो मैं बार बार सुन रहा हूं, जो उन्होंने अभी एक बात कही है जी, जो उन्होंने कहा है अहमद हसन साहब के लिए और हमारे राघवेंद्र चौधरी साहब के लिए कि अखिलेश जी ने वो दोनों वरिष्ठ नेताओं को आमने सामने खड़ा कर दिया, ये नहीं है। हर चीज देखने का नजरिया अलग होता है। जैसे गिलास में आधा पानी है या आधा गिलास खाली है। अब मुझे मालूम है कि अखिलेश यादव जी ने वो दोनों वरिष्ठ नेताओं को सम्मान दिया है और वो दोनों वरिष्ठ नेताओं को वापस विधान परिषद भेजने के लिए एरी ज्योति का जोर लगा दिया। और इंशाअल्लाह रहमान यही राय साहब जो हैं, जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं, और मेरे पिता तुल भी, मैं आदर के साथ उनका नाम ले रहा हूँ, इंशाअल्लाह रहमान वो गवाह बनेंगे इस चीज़ का। और मन ही मन अखिलेश यादव जी की ये रणनीति को वो जब जीत में हम इसको बदलेंगे तो वो शाबाशी देंगे उनको और कहेंगे वास्तव में असली खिलाड़ी अखिलेश यादव जी हैं। अच्छा, ये तो बता दीजिए कि सुभाषपा के साथ जाएंगे, निर्दलीय के साथ जाएंगे, कांग्रेस के साथ जाएंगे, बुआ जी का वोट कैसे लेंगे? भाई, आप अभी थोड़े दिन पहले जो हमारा राज्यसभा का चुनाव था जो रद्द हो गया था, उसमें भी हमारी तैयारी पूरी थी। वो तो बारिश के कारण मैच ही रद्द हो गया तो हम खेल नहीं पाए। मैच होता तो उस दिन भी अपनी आपको बल्लेबाजी और गेंदबाजी दिखाते, क्योंकि हम तो खिलाड़ी आदमी हैं, हर चीज माशाल्लाह खेलते हैं और हमें अच्छी तरह से मालूम है कि हम ये बात अच्छी है इरफान सोलंकी साहब, इस बात को आप स्वीकार कर रहे हैं कि आप प्लेयर लेकर आए थे, लेकिन दूसरी पार्टी जो है, दूसरी टीम बड़ी नाराज हो गई है आपसे तभी से, जब आपने उनके प्लेयर अपने खेमे में लाने की कोशिश की। नहीं, आप भूल गए। हाँ। भाई, आप भूल गए, क्योंकि मेरी बात तो खत्म हो जाती। जो हमारे प्रकाश साहब थे, जो राज्यसभा के उम्मीदवार थे, शायद आपने टीवी में देखा, तो मैं ही उनको ले जाके उनका नामिनेशन कराया था। मैं अपने उसके साथ गया था, मैं था और मेरे साथ एक विधायक जी और थे। वो तो हमने कहा तो ईश्वर की मर्जी नहीं थी, मैदान में पानी बरस गया, मैच ही नहीं हो पाया। अब उस पर बहस करने से फायदा नहीं है। पर इस बार इंशाअल्लाह मौसम साफ है, मौसम खुला हुआ है और ऐसी कोई आकाशवाणी नहीं है कि उस दिन बरसात होगी। तो हम तैयार हैं, हमने अपनी पूरी तैयारी कर रखी। लेकिन मेरा एक सवाल का जवाब अभी भी नहीं दिया आपने। मुझे यकीन, बुआ जी के वोट लेंगे क्या आप? प्लानिंग है ऐसी? जी, अब हम किसके वोट लेंगे नहीं लेंगे ये तो समय बताएगा। अशोक जी, इरफान सोलंकी जी तो अभी भी दावा ठोक कर कह रहे हैं कि हमें शाबाशी भी मिलेगी, हमारी रणनीति की तारीफ भी होगी। अब तो बता दीजिए सर, आपकी क्या प्लानिंग है? कह दीजिए, अगर गुजरात कैडर से आप वरिष्ठ अधिकारी को रिटायर होने के बाद बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं, वो खबर आ गई है, अगर उनको भेजना चाहते तो बताइए। देखिए, मूल बात मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, किसी को पार्टी का किसी भी पार्टी में जाने का हक है। नहीं, मैंने मना ही नहीं किया सर, हक है, लेकिन आप हमें बता दीजिए ना कि यहाँ से जाने वाले विधान परिषद, हाँ हम भेजेंगे,
तो हम भी समझ लें कि आप 11 उतारेंगे या 10 उतारेंगे। देखिए विधान परिषद में दीपक जी जाने कुछ कह रहे वाले कोई भी विधान परिषद में कौन जाएगा ये हमारी पार्टी तय करेगी, हम लोग नहीं तय करेंगे। हमें ये बताना जरूर है। मैं इसलिए तो सवाल पूछ रहा हूं दीपक जी। इस चुनाव को, इस लोकतांत्रिक चुनाव को लोकतांत्रिक ढंग से ही लड़ेंगे। हाँ। समाजवादी पार्टी की तरह अटैची और झोला खोल के नहीं लड़ेंगे, हम दिल खोल के लड़ेंगे, अंतरात्मा की आवाज पे लड़ेंगे। ये लोग तो तिजोरी खोल के लड़ने वाले लोग हैं। अशोक जी, दीपक जी आपसे कुछ पूछ रहे हैं। दीपक जी ये पूछ रहे हैं कि आपने कहा कि हम कार्यकर्ताओं को भेजते हैं, हम तो कार्यकर्ता आधारित पार्टी, हम कार्यकर्ताओं को भेजते हैं। दीपक जी पूछ रहे हैं फिर अगर पैराशूट लैंडिंग क्यों करा रहे हैं फिर आप? भरोसा नहीं कार्यकर्ताओं में क्या आपको? कहाँ अभी किसी का टिकट तो तय हुआ नहीं। आज सभा में हमने सारे कार्यकर्ताओं को भेजा, जमीन से जुड़े कार्यकर्ताओं को भेजा। हम कांग्रेस पार्टी नहीं है दीपक जी, हम लोकतंत्र की हत्या भी करते हैं, आपातकाल भी लगाते हैं और सांसदों की खरीद में प्रधानमंत्री जेल जाने की स्थिति में आते हैं। नरसिंहा राव सांसदों की खरीद बिक्री खुलेआम नरसिंहा राव जी ने किया था। हम वो पार्टी नहीं है, हम तो लोकतंत्र की रक्षा वाले लोग हैं, हम तो अंतरात्मा की आवाज पे चुनाव लड़ने वाले लोग हैं और हम लोकतांत्रिक चुनाव को लोकतांत्रिक ढंग से लड़ने वाले हैं। हम कांग्रेस पार्टी नहीं हो सकते। भ्रष्टाचार पर भारतीय जनता पार्टी पैर से लेकर, अरे साहब नरसिंहा राव जेल जाते जाते बचे थे। क्या भारतीय नरसिंह राव जी ने 6 सांसद खरीदा था या गुजरात और जेल जाते जाते बचे थे। याद करिए, मैडम इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाया था, इसको मत भूलिए। एक सेकंड, आज प्रियंका वाड्रा जी पंजाब में एक सेकंड अंसारी को बचाने में लगी हैं। एक सेकंड, अशोक जी, आप लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं। एक सेकंड दीपक जी, अशोक जी आप लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं। सर गुजरात में क्या हुआ था राज्यसभा के दौरान, आप बताइए थोड़ा सा। देखिए ये हमारे ऊपर अनर्गल कोर्ट ने फटकार लगाई थी कि नहीं लगाई थी, आप बताइए। चुनाव को भी लोकतांत्रिक ढंग से ही लड़ा था। कोर्ट रात में खुला था सर, उस वजह से ये आरोप नहीं है सर, ये जनता ने देखा है सर। हमने उस दौरान कवर किया है। बिल्कुल नहीं, ये अरे हमने उस दौरान कवर किया सर। एक चीज रात में देखिए, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, तब जाकर ये तय हुआ कि अहमद पटेल को जीतना पड़ेगा। उसकी सरकार ने खुलवाया। तो कहिए ना सर कि आप, वही तो है अशोक जी, वो करे तो बड़ा अच्छा। हम लोकतांत्रिक ढंग से ही लड़ रहे थे और अंतिम दम तक लड़ रहे थे। ठीक है, मैं के विक्रम राव साहब से कमेंट लेता हूं। एक सेकंड दीपक जी, के विक्रम राव साहब, बीजेपी दुहाई तो दे रही कि हम लोकतांत्रिक तरीके से लड़ेंगे, लेकिन अभी तक जो तस्वीर हमें नजर आ रही है उसमें तो कहीं से लोकतंत्र नहीं दिख रहा। लोकतांत्रिक होता तो बिल्कुल नंबर गेम साफ हो जाता। ना बीजेपी के पास नंबर है, ना समाजवादी पार्टी के पास नंबर है, यानी आपको उधार लेना ही पड़ेगा दूसरे से। मैं आपसे सहमत हूं शर्मा जी। कहिए सर। मैं आप सहमत हूं, बिल्कुल तय है। जिस ढंग से ये खेल खेलेंगे, पैसा चलेगा और जिस खरीद फरोख्त होगी, ये तो तय है। क्योंकि सीटें पाने के लिए किसी पार्टी के पास 12वीं सीट के लिए बीजेपी के पास ही नहीं है, एमएलए नहीं है, कहां से लाएंगे, पैदा करेंगे। तो साफ खेल नजर आ रहा है कि हर पार्टी अनैतिक ढंग से प्रयास करेगी सीटें जीतने के लिए, जब तक लोकतंत्र की मर्यादा रखते हुए गैर भाजपाई पार्टियां समझौता नहीं करती हैं, आत्म उत्सर्ग नहीं करती हैं, त्याग नहीं देती हैं। अगर लोलुपता और लालच में करती हैं, ये हार, बल्कि आने वाले साल में विधानसभा चुनाव में भी गैर भाजपाई पार्टियों के संकट पैदा होगा। एक सवाल है के विक्रम राव साहब, क्योंकि इरफान सोलंकी जी ने कहा कि आप भी उस बात के गवाह बनेंगे और उस दिन शाबाशी भी देंगे। अगर यहां समाजवादी पार्टी की जीत होती है तो 2022 चुनाव से पहले यह झटका होगा बीजेपी के लिए। अगर चमत्कार हो जाए, कहिए सर, कहिए। अगर चमत्कार हो जाता है, समाजवादी पार्टी दोनों सीटें जितवा ले जाती है, ये तो बहुत ही गजब होगा। मेरे ख्याल से विधानसभा के चुनाव में इस प्रकार का एक प्रकरण जो होगा दोनों की जीत से, ये बहुत बड़ा सद्मा पहुंचेगा भारतीय जनता पार्टी को,
बहुत बड़ी जीत होगी समाजवादी पार्टी के, और प्रतिपक्ष के लिए भी एक उम्मीद बजेगी। यहाँ अभी तो खत्म नहीं हुए राज्यसभा के चुनाव से, मुझे तो लगता था कि गैर भाजपा पार्टियां खत्म हो गई है, निराश हो गई, उस सब क्या मुकाबला करेंगी। और यहाँ कांग्रेस बारे में मैं जरूर कहना चाहूंगा, कांग्रेस एक बहुत खतरनाक खेल खेल रही है। बजाय इसके कि भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करे, वो गैर भाजपाई पार्टियों को बांट रही है, विभाजित करिए, तोड़ मरोड़ करिए। वो तो जानती है कि वो तो बिल्कुल नीचे आ गई है, तो बाकी पार्टियां ऊपर क्यों जाए। तो इस प्रकार के डॉग इन दी मैंजर हम लोग कहते हैं अंग्रेजी में, कि वो खलियान में कुत्ता आ गया है, न खुद भूसा खाएगा न गाय को खाने देगा। ये हालत कांग्रेस पार्टी की हो गई है। तो इस लिहाज से देखा गया, मुझे लगता है कि जब तक अपोजिशन पार्टी नहीं सुधरेगी, नहीं समझेगी, अपनी समझ नहीं सुधारेंगी, बहुत कठिन होगा। और बहुत बड़ी चुनौती है इस चुनाव में पार्टियों के पास। 7 सीटों को लेके कांग्रेस पार्टी सोचती है कि वो विधायक हो जाएगी। ठीक सर, मैं एक सवाल इरफान सोलंकी जी से करना चाहता हूं, क्योंकि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी जिसके पास 4, दीपक जी कुछ कहना चाह रहे हैं? क्या कह रहे हैं दीपक जी, कहिए। हमने कहा वरिष्ठ पत्रकार के नाम संबोधन हुआ है, शब्दों का चयन अच्छा कर ले तो पत्रकारिता। एक कहावत ही कही है सर उन्होंने, एक कहावत नहीं, उन्होंने अंतिम शब्द सुना नहीं उनका, आपने उन्होंने क्या कहा है? नहीं, आप कह सकते हैं दीपक जी, वो सुन रहे हैं, मेरे साथ बैठे हुए हैं, वो आपकी आवाज भी पहुंच रही है। उनके नाम के सामने जो पत्रकार लगा है, भारतीय जनता पार्टी से खबर दिखाने वालों जेल भेजे, हम तो टिप्पणी भी नहीं करेंगे। ठीक है, मैं इरफान सोलंकी जी आपके पास आ रहा हूं। एक बहुत अहम चीज है, क्योंकि नंबर गेम में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी 4 विधायक उसके हैं, लेकिन सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी तो ओवैसी की पार्टी के साथ आजकल नजर आ रही है उत्तर प्रदेश में। और ओवैसी जब आ जाते हैं तो सीधे उन्होंने कल समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा, कहा कि 12 बार मैं आ चुका हूं लेकिन इंतजार करना पड़ा। क्या आपके साथ जाएगी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी? आप उनसे मांगेंगे सहायता? एंकर महोदय, 2012 में अखिलेश जी की सरकार थी, 2017 में हमारी सरकार मुकम्मल हो गई थी, 2017 से लेके अब तक बीजेपी की सरकार है। क्या ओवैसी साहब 2017 के बाद कल छोड़ के कभी भी उत्तर प्रदेश आए? यदि आए तो उनको रोकने वाले बीजेपी के लोग थे। ठीक, आपको सवाल ये पूछना चाहिए था ओवैसी साहब से कि 2017 के बाद आप कब कब यूपी आए और कब कब आपको अखिलेश जी ने रोका है। उनको आखिरी में, एक भाई देखिए, आप हमसे ज्यादा पढ़े लिखे हो सकते हैं, ज्यादा समझदार हो सकते हैं। इस समय सर्दी का मौसम चल रहा है, तो सर्दी में गाजर का हलवा बहुत अच्छा लगता है। जब गर्मी आ जाएगी तो उस समय गाजर का हलवा अच्छा नहीं लगेगा, उस समय लौकी का हलवा अच्छा लगेगा। तो इस समय चुनाव सीजन आ गया है, तो हर लोग बाहर निकल के आ रहे हैं और अपनी अपनी बात कह रहे हैं। पर मुझे यकीन है, एक बहुत अच्छी सी बात है, सत्य में विजेते, सत्य ही जीतता है, सत्य अंधेरे में भी रोशनी ढूंढ लेता है। कोई भी बता देगा कि बार-बार असदुद्दीन ओवैसी यहाँ पर चुनाव लड़ने ही आए हैं, और वो तो दावा ठोक कर कह रहे हैं कि मैं चुनाव लड़ने आया हूं। वो बात अलग है कि चुनावी मौसम में ही आए हैं और वो चुनावी हालात को देखते हुए। नहीं, मेरा सवाल, मूल सवाल जो था वो इरफान सोलंकी साहब, आप थोड़ा सा उसे आप उसे पीछे ले गए, लेकिन मेरा मूल सवाल ये था, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से आप सहायता लेंगे? नहीं, आपने कहा 12 बार मैं आया, पर मुझे अब आने का मौका ओवैसी ने कहा सर, मैं तो कह ही नहीं रहा हूं, मैं तो उत्तर प्रदेश में बैठा हुआ हूं, मैं कहां से आऊंगा, मैं तो बैठा हुआ हूं उत्तर प्रदेश में। तो मैं तो मेरे भाई आप ही ने कहा, मैं तो कानपुर भी आया हूं। साहब कह रहे मैं 12 बार आया, पर मुझे मैं तो आपके विधानसभा क्षेत्र भी आया हूं। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोबारा आए। लेकिन सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के साथ जाएंगे आप? आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं, पर मुझे मालूम है मेरे भाई, हम नहीं जाएंगे, वो हमारे साथ आएंगे। वो ये दावा कर रहे हैं आप? दोस्त यकीन है, ठीक है, दोस्त का दोस्त, दावा नहीं, यकीन है ये। अशोक पांडे जी, जो कल तक आपके साथ थे, आज समाजवादी पार्टी के साथ चले जाएंगे? देखिए, अभी आप ओवैसी साहब का जिक्र आप कर रहे थे। अभी ओवैसी साहब ने एक बार कहा था कि मैं वह लैला हूं जिसे सारे मजनू चाहते हैं।
उत्तर प्रदेश में हम भारतीय जनता पार्टी ने इन दलों को हाशिए पे लाके राजनीतिक मजनू बना दिया है, तो ये निश्चित तौर पे लेकिन जो कल तक आपके साथ सरकार में मंत्री रहे वो अब समाजवादी पार्टी के साथ जाएंगे। यकीन है समाजवादी पार्टी के विधायक को ये अशोक जी मैंने ओवैसी को लेकर सवाल ही नहीं किया। समाजवादी ओवैसी आपके साथ थे क्या? ओवैसी आपके साथ थे क्या? मैंने ओवैसी को लेकर सवाल ही नहीं किया। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी, ओम प्रकाश राजभर जो आपकी सरकार में मंत्री थे और सरकार में मंत्री रहते हुए आपको कोसते थे, क्या आप उनके साथ जाएंगे? हालांकि सवाल ही पैदा नहीं होता। सोलंकी जी दावा कर रहे हैं, इरफान सोलंकी, कि वो तो हमारे साथ आएंगे। मंत्री पद से हमने हटाया ना, लेकिन बहुत दिन बाद हटाया। हम लोगों ने मंत्री पद से इसलिए हटाया कि वो अपने बेटे से लेकर लोगों को और लोगों को टिकट चाहते थे, इसलिए हमने हटा दिया। समाजवादी पार्टी ने तो तिजोरी का मुंह खोल दिया। तो समझ जाए कि वो समाजवादी पार्टी के साथ जाएंगे। उनके तरफ लड़ाई। अगर समाजवादी पार्टी की जीत होती है अशोक जी, तो आपके लिए डेंट होगा ये 2022 से पहले। देखिए, समाजवादी पार्टी ऐसे ही चुनाव तक जीतती है। ऐसे कहा? वो तो दावा कर रहे हैं हमारे साथ सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी। आप बताइए आपके साथ कौन है? कोई दो राय नहीं है। आप बताइए आपके साथ कौन है? देखिए, वो दावा इसीलिए कर रहे हैं। नहीं, आप बताइए आपके साथ कौन है? दीपक जी से मैं आखिरी कमेंट लूंगा। आप बताइए आपके साथ कौन है? अंतरात्मा की आवाज पे के विक्रम राव साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? आवाज पे चुनाव जीतेंगे। कहिए सर, फिर मैं दीपक जी से आखिरी कमेंट लेता हूं। शर्मा जी एक बात मेरी गुस्सा जाहिर करना है, अपना प्रतिरोध जताना है। जो पार्टियां उत्तर प्रदेश में ओवैसी की मदद कर रही हैं, वो बहुत घृणित काम कर रही हैं। और ओवैसी के पिता और उनके दादा मीर उस्मान अली खान निजाम के साथ थे, पाकिस्तान से विलय चाहते थे हैदराबाद का। सरदार पटेल ने बचा लिया हैदराबाद को, वरना चला गया था वो। और ये लोग आज उसी परिवार के वंशज ओवैसी की मदद कर रहे हैं अपने सौदे के लिए। निजी इरफान सोलंकी जी कुछ कहना चाह रहे हैं? देश के घातक काम कर रहे हैं ओवैसी काम करके, देशद्रोह कर रहे हैं सब लोग। सोचना हुआ है। दीपक जी से कमेंट ले रहा हूं मैं। कहिए सर। देखिए मृदुल जी, दो चीजें स्पष्ट हैं। नहीं, ये हमारे जो बीजेपी के अशोक जी हैं बार बार ये बात कह रहे हैं और आप इनको खामोश नहीं कर रहे हैं कि तिजोरी खोल दी गई है। सर, मैं अब किसको कहां से खामोश कर सकता हूं? कह रही है, तो क्या ये अंतर्यामी बाबा हो गए क्या? नहीं, सवाल तो वही है ना सर, अब कौन कहां से पैसे देगा या नहीं देगा, या अलोकतांत्रिक लोकतांत्रिक तरीका है, या आप लोगों का है। उम्मीद करेंगे कांग्रेस के पास गेम पावर इस समय है और बहुजन समाज पार्टी के पास भी है। लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव होगा। पूरी बात देख ले मैंने। हाँ, बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा समय कम है इसलिए पूरा जवाब नहीं ले पाऊंगा दीपक जी और इरफान जी, बहुत माफी चाहूंगा आपसे। एक छोटा सा ब्रेक।